शांतम्मा नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा हरि और छोटा बेटा गिरी। उन दोनों को 2 आंखों की तरह देखकर उसकी सारी उम्मीदें उन्हीं के ऊपर रख के जीने लगी। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी शादी के रिश्ते के विषय में आने पर उनसे ऐसे कहने लगी, मेरी बात को आप गलत मत समझिए चाचा। मेरे दोनों बेटों को मेरे रिश्तेदारों के जान पहचान वालों में ही रिश्ता करने को सोच रही हूँ, क्योंकि कल के दिन मेरी बहुओं को अगर मैं कोई बात कहने से भी, यहाँ तक कि वो मेरी बात सुनने के लिए भी, हमारे बीच रही रिश्ते के कारण उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अच्छे दिल से अच्छा रिश्ता लाने से भी वो बाहर का रिश्ता ही होगा। मैं अपने अभिप्राय को बदल नहीं सकती चाचा। ऐसे डट के विषय कह देती है। तब वो बुजुर्ग आदमी ऐसे जवाब देने लगा, कोई बात नहीं बेटी, तुम अपने बच्चों को प्राणों के समान पाल पोस कर बड़ा की, तो तुम्हें उनकी शादी के विषय में तुम्हारा अपना विचार होगा ना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। किसी रविवार के दिन मेरे घर आना। तेरी चाची तुझे बहुत याद कर रही है बेटी। जरूर चाचा। ऐसे कहकर घर आए रिश्ते को वापस भेज देती है। ऐसे शांतम्मा के ऊपर रहे अभिमान से उसके प्रयोजक और बुद्धिमान बेटों के लिए जान पहचान वाले अगर कोई रिश्ता लाने से शांतम्मा ऐसे ही ठुकरा देती थी। ऐसे दिन बीतते गए। पिछले 1.5 साल से दूसरे राष्ट्र में नौकरी कर रहे शांतम्मा का बड़ा बेटा हरि एक लड़की से प्यार करके उसी से शादी करके सीधा घर आता है। उस नए जोड़े को देखकर शांतम्मा चौंक कर खड़ी रहती है। तब हरि ऐसे कहने लगा, मुझे माफ करो माँ, अनहोनी परिस्थिति में मैं प्यार किए इस लहरी से मुझे शादी करनी पड़ी। तुझे बताकर मनाने का समय नहीं था माँ। ऐसे हरि और कुछ कहते समय शांतम्मा दुखी होकर वहाँ से घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद हरि किस परिस्थितियों में ऐसे बिना बताए शादी करना पड़ा, पूरा विवरण उसके भाई गिरी को बताता है। तब भैया की परिस्थिति समझकर गिरी उसके माँ से भैया का विषय बताकर माँ के गुस्से को कम करने का प्रयत्न करता है। आखिर में 1 हफ्ता बाद शांतम्मा उसके बेटों से ऐसे कहने लगी, देखो बेटे, मैं पुराने जमाने की हूँ। मेरे तरीके और सोच मेरे हैं, इसीलिए मैं शादी के विषय में अपने विचार को बदल नहीं सकती। ऐसे कहकर अपने बेटों को छोड़ने के लिए मैं मूर्ख नहीं हूँ। इस मामले में आप जो भी समझे, मैं उस लड़की को अपने दिल से मेरी बहू नहीं मान सकती। ऐसे कह देती है। हरि और गिरी ने सोचा दिन बीतने पर उसकी माँ में बदलाव आएगा। इस तरह दिन बीतते गए। शांतम्मा बहू की छाया तक उसके ऊपर पड़ने नहीं देती, लेकिन लहरी उसकी सांस को बेखातर नहीं करती थी। सांस कितने ताने सुनाने पर भी, कितना अपमान करने पर भी लहरी सांस के करीब आने की कोशिश करती रही। ये सब देखकर एक दिन हरि लहरी से ऐसे कहने लगा, गलत मत समझो लहरी, मैंने नहीं सोचा था कि माँ इतनी जिद्दी होगी। मैं और भाई माँ के जान हैं, इसीलिए मैंने किस कारण से ये काम किया है वो समझेगी सोचा, पर अनजाने में ऐसे हो गया, इसीलिए हम अलग चले जाएंगे। ऐसे तुम्हें हर रोज माँ के ताने सुनकर, अपमान सहकर मैं तुम्हें नहीं देख सकता और माँ को भी नहीं बता सकता। ऐसे कहता है। तब लहरी ऐसे जवाब देने लगी, देखिए, मैं नहीं चाहती कि बहू आकर माँ बेटे को अलग कर दी करके कोई कहे। मैं उनकी बहू हूँ, मुझे कुछ भी कहने का अधिकार उन्हें है। मुझे यकीन है कि सासू माँ किसी न किसी दिन मुझे स्वीकार करेगी, इसीलिए हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे पति को समझाती है।
इस तरह दिन बीतते समय छोटा बेटा गिरी को उसके सौतेले पिता की पोती रिश्ते में शांतम्मा की भतीजी मीना से दूसरा बेटा गिरी से शादी करती है। घर आए कुछ दिनों बाद छोटी बहू अपनी सास बड़ी बहू को कितनी हैरत से देखती है और छोटी बहू को कितने प्यार से देखती है समझ लेती है। वो भी सास की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सास के बात को हाँ से हाँ कहकर उस घर की सबसे बड़ी बहू को कोसना शुरू करती है। एक दिन बहुत सुबह होने के बाद भी सास को कम से कम कॉफी तक नहीं देने के लिए छोटी बहू बड़ी बहू से ऐसे कहने लगी, ये क्या दीदी, तुझे इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर को गई, वहाँ देर होने पर इतना टाइम हुआ, पर अभी तक तुमने सासू माँ को कॉफी तक नहीं दी। सासू माँ गुस्से से तुझे कुछ बात कहने से क्या होगा? क्या तू उससे ऐसे ही छोड़ देगी? ऐसे कहकर सास के ऊपर बहुत प्यार दिखाकर यही मौका है सोचकर बड़ी बहू को बातें कहने लगी। इस प्रकार सास के मौके को देखकर छोटी बहू बड़ी बहू लहरी का अपमान करने लगी। तब शांतम्मा को लगा छोटी बहू का तरीका ज्यादा होने लगा, लेकिन अगर ये मामला सामने आने से बड़ी बहू की तरह बातें कहने लगी करके सोचकर दोनों बहुओं के बीच बातें चलते समय बाजू जाकर ऐसे सोचने लगी, ये क्या, मीना का मामला दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन बड़ी बहू बहुत अच्छी स्वभाव की है, इसीलिए मैं और छोटी बहू इतनी बातें कहने पर भी वो कभी भी हमें जवाब नहीं दी। अगर वो जवाब देती तो ये घर दो टुकड़े हो जाते, इसीलिए किसी भी तरह बेचारी उस भोली को बातें कहने से रोकना है। अगर मैं उसे गुस्से से कह दी तो वो उसे मौका लेकर बहुत बातें बोलने लगी। ऐसे सोचकर उसकी भतीजी छोटी बहू के ऊपर गुस्से से हिल जाती है। ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन बड़ी बहू को कपड़े धोने के विषय में घर के दहलीज पर खड़ा करके छोटी बहू मुंह में आई बातें कहने लगी। ये सब देखकर शांतम्मा चुप नहीं रह सकी और बीच में आकर ऐसे कहने लगी, मीना, तुम चुप रहोगे कि नहीं? तुम्हें बड़ों की सम्मान करना नहीं आता क्या? बड़ी दीदी को मुंह में आई बातें कहने लगी। तू सोच रही है उसे कुछ भी कहने से मैं चुप रहूंगी करके? और एक बार मेरी बड़ी बहू को कुछ कहने से मैं तुझे मार डालूंगी। उस बच्ची में रहे सहनशीलता और अच्छाई को क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा? जब से वो इस घर को आई है तब से मैं कितने बातें बोलने पर भी वो बहुत सहनशीलता से सही। तू छोटी है लेकिन वो तुझे कभी भी एक बात भी नहीं बोली। इतनी अच्छी बच्ची को ऐसे दहलीज पर खड़ा रख के पूछ रही हो? मुंह बंद करके घर के अंदर जा, नहीं तो इस घर को छोड़कर चली जा। ऐसे छोटी बहू को डांटकर बड़ी बहू की तरफ बातें करने पर मीना ऐसे जवाब देने लगी, बाप रे, इतने दिनों बाद तेरी बड़ी बहू की अच्छाई तुझे अभी समझ में आई सासू माँ? तुझे दीदी के बारे में पता चलने के लिए ही मैंने इतने दिन ऐसे बातें किए हैं। मुझे माफ करो दीदी। सासू माँ, तुम तो बड़ी बहू को केवल बाहर की बच्ची होने पर ही इतने दिन तुमने उससे बहुत सताया है। तेरे बाद मैं उसे कितनी बातें बोलने पर भी तू कभी नहीं रोकी। अगर मैं दीदी के स्थान में रहने से इतने सारे अपमानों को क्या मैं इस घर में रहकर सहती? लेकिन दीदी देवता है देवता, इसीलिए वो कभी भी जीजा को ले जाकर दूसरा घर बसाने को नहीं सोची। उसकी सहनशीलता से तेरे मन में जगह हासिल करने का प्रयत्न की, इसीलिए उसके प्रयत्न को साकार करने के लिए मैंने दीदी को इतनी बातें बोली। पर देखी ना सासू माँ, तेरे मन को पसंद आई तेरी बड़ी बहू के बारे में कोई क्या सोचेंगे करके इतने दिन तुमने स्वीकार नहीं की। ऐसे कहकर इतने दिनों से वो नाटक कर रही है कहकर सास बहू के बीच रही दूरी को कम करने के लिए उसके प्लान को बताने पर शांतम्मा की आंखें खुल जाते हैं। तब शांतम्मा ऐसे कहने लगी, सच बोली रे, रिश्तेदारों की बच्ची हो या दूसरों की बच्ची,
बहू यानी सास के व्यवहार के आधार पर रहती है। इसके अलावा और कुछ खास नहीं रहेगा करके मुझे समझ में आया। लहरी बेटी, इतने दिन मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, मुझे माफ करो बेटी। ऐसे मत बोलो सासू माँ, आप हमारे सासू माँ हो। जैसे आप अपने बच्चों को कहते हो, उसी प्रकार आपको हमें भी कहने का हक है। इस प्रकार एक सास और 2 बहू रहे उस परिवार में बिना किसी व्यवधान के वो खुशी से जीने लगे। मंडी बहू। सिरपुर नामक गांव में था एक चक्की वाला रामनाथ नाम का। रामनाथ अपनी माँ सरस्वती जी, उसकी पत्नी सूर्यवती और 3 बच्चों के साथ रहता था। गांव में रामनाथ का मिल अच्छे से चल रहा था, तो उसने सोचा कि वह एक और मिल शहर में खोलेगा। शहर में बसने के बाद रामनाथ को अच्छा मुनाफा मिलने लगा, पर शहर में जाते ही उसकी पत्नी, जो बचपन से गांव में ही रही थी, अचानक से बदल गई, जैसे कि उसको शहर के तौर तरीके पहले से ही पता हो। महंगे हैंडबैग्स, चश्मे वगैरह खरीदने लगी और कोई अमीर शहर की महिला की तरह तैयार होने लगी। एक दिन सूर्यवती जी ने अपनी बहू को बुलाया और कहा, सूर्यवती, इन सारे बैग में है क्या? ये वो मैंने कुछ हैंडबैग्स और चश्मे खरीदे हैं। क्या ये सब करना जरूरी है बेटी? मेरा पैसा है अम्मा जी, जो मेरी मर्जी। अब मैं गांव में नहीं रहती हूँ ना, मुझे पता है यहाँ के लोगों के साथ चलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और मुझे आपसे तो कोई सलाह नहीं चाहिए। नहीं बेटी, पैसे तो पेड़ पर नहीं उगते ना। इस घर की बहू होते हुए तुम्हें भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए और सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए। तुम जो ये सब कर रही हो वो ठीक नहीं है बेटी। मेरी मर्जी अम्मा जी, मैं अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ और मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। अगर कोई मेरे विरुद्ध भी बोले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह सूर्यवती चिड़चिड़ी होकर अपनी सासू माँ से कड़वी बातें बोलती थी। दूसरी ओर माँ अपने बेटे रामनाथ को इस बारे में समझाकर सूर्यवती में अच्छा बदलाव लाने के लिए कहती है, पर सूर्यवती को यही लगता था कि माँ जी उसके पति को उसके ही विरुद्ध करने की कोशिश कर रही थी। दिन दिन ऐसे ही बीत गए और सूर्यवती और भी कठोर और घमंडी बनने लगी। एक दिन सूर्यवती रामनाथ को अपनी बड़ी बेटी की शादी के बारे में पूछती है। वह किसी को कुछ ही दिनों से जानती थी और वह चाहती थी कि उसकी इस नए सहेली के बेटे के साथ उनकी बेटी की शादी की जाए। हम तो इन लोगों को जानते भी नहीं, ऐसे घर में हम शादी कैसे कर सकते हैं? मेरा यकीन करिए, उनका केवल एक ही बेटा है जिसने अमेरिका में पढ़ाई भी की है। उनके पिता तो नहीं है, पर उसने अकेले सारी जिम्मेदारी संभाली है और अपनी माँ का ख्याल भी रखता है। ये लोग बहुत बड़े बंगले में रहते हैं और अच्छे खासे पैसे वाले हैं। नहीं नहीं, मैं गांव से ही कोई अच्छा सा लड़का देखूंगी। इन शहर के लड़कों पर मुझे कोई यकीन नहीं है। नहीं, मैं जैसा चाहती हूँ वैसे ही होगा। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। अपनी पत्नी का बर्ताव देखकर रामनाथ चुपचाप चला गया, उसकी बात मानते हुए। सूर्यवती ने अपनी बेटी की शादी आखिरकार अपनी सहेली के बेटे के साथ कर ही दी। शादी के बाद एक दिन सूर्यवती अपनी बेटी के ससुराल गई और इतना बड़ा बंगला देखकर हैरान रह गई। उसी समय उसका दामाद आया। आजकल बहुत चोरी हो रही है माँ जी, पर हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने हमारे सारे मूल्यवान चीजें लॉकर में डाल दिए हैं। ये लॉकर क्या है बेटा?
कुछ नहीं सूर्यवती, बस एक जगह है जहाँ पर हम अपने जेवरात और जरूरी कागजात रखते हैं बंद करके, और जब भी चाहे उनको हम वापस ले सकते हैं। बातों बातों में सूर्यवती ने अपनी बेटी को बोला कि वह भी उसके सारे गहने और कागजात अपने पति को दे दे लॉकर में रखने के लिए। माँ की बात मानकर उसने बिल्कुल वैसे ही किया। अगले दिन सूर्यवती के दामाद ने अपनी पत्नी को वापस मैके भेजा और बोला कि वह अपने माँ के घर से 50,000 रुपए जल्दी ले आए, क्योंकि कोई संकट आ गई है। बिना सोचे समझे सूर्यवती ने उसको पैसे दे दिए। पैसे मिलने के बाद फिर से अगले दिन दामाद जी वापस अपनी पत्नी को मायके भेज देता है, उसके पूरे सामान के साथ, ये कहते हुए कि वो और उसकी माँ विदेश जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले। ये सब देखकर रामनाथ को अपने दामाद पर शक होने लगा। उसने सोचा, काम के लिए इनको देश छोड़कर जाने की क्या आवश्यकता, और वो भी अचानक से, पता तो लगाना पड़ेगा। पूछताछ करने पर रामनाथ को पता चला कि उसके दामाद ने 6 महीनों से अपने बड़े से बंगले का किराया ही नहीं दिया था। तुरंत उसको समझ आ गया कि उसके दामाद ने उन सबको धोखा दिया है। जल्दी वह घर गया सबको ये बात बोलने के लिए। हाय भगवान, बिना जाने मैंने बेटी की शादी उस धोखेबाज से कर दी, और बेटी के सारे जेवरात और कागजात भी उसको ही दे दिए, और परसों तो बिना सोचे समझे मैंने 50,000 रुपए भी दे दिए। मुझे समझ ही नहीं आया ये सब जब उसने बच्ची को घर वापस भेज दिया था। सूर्यवती ने फिर रामनाथ और सासू माँ से माफी की भीख मांगी। उसकी मूर्खता और घमंड की वजह से उन्होंने अपने सारे जेवरात और जरूरी कागजात खो दिए, और उसकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सूर्यवती की तरह फंस जाओगे।